Hi students, myself Harish sir, and today we are going to start with OC. That is, the first chapter of OC is Principles of Management. Principles of Management is laid down by Henry Fayol. Henry Fayol is also known as father of modern management. 14 प्रिंसिपल्स लिखने के पहले आपको हमेशा आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना है. आंसर का इंट्रोडक्शन मैं पॉइंट वाइज सिखाऊंगा. पॉइंट नंबर 1, दैट इज इन 1916 यानी 1916 में हेनरी फेयोल जब भी आप लिखेंगे आप उसके आगे लिखेंगे फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट. In 1916, father of modern management, Henry Fayol laid down 14 principles of management in his book Industrial and General Administration. इस बुक में हेनरी फेयोल ने पूरी दुनिया को अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, और जब दुनिया ने ये बुक पढ़ी तब वो लोगों ने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को माना, अपनाया और बिजनेस में अप्लाई किया. इसलिए हम सेकेंड लाइन इंट्रोडक्शन का लिखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. फर्स्ट लाइन में आपको इंट्रो में लिखना है 1916 हेनरी फेयोल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बुक का नाम, और सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है कि दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज दे आर द गाइडलाइंस टू मैनेजर. ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जब भी फंस जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में तो ये प्रिंसिपल्स उनको गाइड करते हैं, इसीलिए इनको गाइडलाइंस भी कहा गया है. और एक हेनरी फेयोल ने बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि दीज प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट फंडामेंटल ट्रूथ, यानी ये जिंदगी की सच्चाई है. कोई अलग बात नहीं बताई है हेनरी फेयोल ने. प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ने यही बताया है कि ये प्रिंसिपल्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हेनरी फेयोल ने बुक में लिख के ये प्रिंसिपल्स को दुनिया तक पहुंचाया है. इसलिए फंडामेंटल ट्रूथ लिखना भी बहुत जरूरी है. और एक इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छी लाइन लिखनी है कि दीज प्रिंसिपल्स आर टाइम टेस्टेड. टाइम टेस्टेड का मतलब ये एक रात में नहीं बने हैं कि हेनरी फेयोल ने अचानक एक दिन नाइट मारा और सोचा कि मैं हेनरी फेयोल, मैं 14 प्रिंसिपल बनूंगा, मैं वो लिखूंगा और मैं 14 प्रिंसिपल्स लिखने के बाद फादर ऑफ मैनेजमेंट बन जाऊंगा. नहीं, दीज प्रिंसिपल्स आर टाइम टेस्टेड, स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन हेनरी फेयोल ने ये 14 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज टू नॉन बिजनेस. सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है ये प्रिंसिपल, ये बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस सभी के लिए है. ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. The first principle is division of work. डिवीजन वर्ड का मतलब होता है डिवाइड करना और वर्क का मतलब होता है काम. ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को किसी एक बंदे के ऊपर नहीं डालना है. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं. हमको ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में सबको डिवाइड कर देना है. जिसको जो काम आता है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो काम देना है. प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन के काम में स्पेशलिस्ट है, उसको प्रोडक्शन का काम देना है. फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस के काम में स्पेशलिस्ट है, उसको फाइनेंस का काम देना है. अगर मेरे दांत में तकलीफ है तो मैं हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है. मैं दांत के डेंटिस्ट के पास जाऊंगा क्योंकि वो दांतों के लिए स्पेशलिस्ट है. अगर आप स्पेशलिस्ट लोगों को काम देंगे तो वो बेहतरीन तरीके से काम कंप्लीट करेंगे. क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा. हर कंपनी चाहती है कि उसका कॉस्ट कम से कम हो ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े. प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा. और इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, दैट इज स्पेशलाइजेशन लीड्स टू इनोवेशन. जिसको जो काम आता है वो बेहतरीन तरीके साथ साथ उस काम में कुछ ना कुछ इनोवेशन करके दिखाएगा. जैसे कि मेरी मम्मी को कुकिंग आती है तो मेरी मम्मी कुकिंग में कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकती है, लेकिन मेरे डैड को कुकिंग नहीं आती है तो मेरे डैड
कुकिंग में इनोवेशन तो क्या वो अच्छी तरीके से कुकिंग भी नहीं कर पाएंगे। ये है हमारा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें आपको बताना है द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स। दिस ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. It increases quality, quantity and reduces cost. This also leads to innovation. सेकेंड प्रिंसिपल हमारा बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज. जैसे मेरी छोटी बहन को स्कूल से लेके आना ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन कल से लॉकडाउन खोल दो, कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, इसका मेरा अथॉरिटी, डिसीजन लेने का अथॉरिटी मेरे पास नहीं है. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने मैनेजर को अथॉरिटी ज्यादा दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, और अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिया और अथॉरिटी कम दिया तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपने काम से. इसके लिए हेनरी फ्योल के सेकंड प्रिंसिपल में बोला है, हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप मैनेजर्स को अथॉरिटी दे रहे हैं तो आपको मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैलेंस में देना पड़ेगा. Now students, we are going to start with our 14 principles of management. The first principle is division of work. डिवीजन वर्ड का मतलब होता है डिवाइड करना और वर्क का मतलब होता है काम. ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को किसी एक बंदे के ऊपर नहीं डालना है. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं और सबऑर्डिनेट्स होते हैं. हमको ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में सबको डिवाइड कर देना है. जिसको जो काम आता है, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है, उसको वो काम देना है. प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन के काम में स्पेशलिस्ट है, उसको प्रोडक्शन का काम देना है. फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस के काम में स्पेशलिस्ट है, उसको फाइनेंस का काम देना है. अगर मेरे दांत में तकलीफ है तो मैं हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट है. मैं दांत के डेंटिस्ट के पास जाऊंगा क्योंकि वो दांतों के लिए स्पेशलिस्ट है. अगर आप स्पेशलिस्ट लोगों को काम देंगे तो वो बेहतरीन तरीके से काम कंप्लीट करेंगे. क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा. हर कंपनी चाहती है कि उसका कॉस्ट कम से कम हो ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े. प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा. और इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, दैट इज स्पेशलाइजेशन लीड्स टू इनोवेशन. जिसको जो काम आता है वो बेहतरीन तरीके साथ साथ उस काम में कुछ ना कुछ इनोवेशन करके दिखाएगा. जैसे कि मेरी मम्मी को कुकिंग आती है तो मेरी मम्मी कुकिंग में कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सकती है, लेकिन मेरे डैड को कुकिंग नहीं आती है तो मेरे डैड कुकिंग में इनोवेशन तो क्या वो अच्छी तरीके से कुकिंग भी नहीं कर पाएंगे. ये है हमारा पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें आपको बताना है द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स. दिस ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इंक्रीजेस क्वालिटी, क्वांटिटी एंड reduces cost. This also leads to innovation. सेकेंड प्रिंसिपल हमारा बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज. जैसे मेरी छोटी बहन को स्कूल से लेके आना ये मेरा ड्यूटी है, लेकिन कल से लॉकडाउन खोल दो, कल से लॉकडाउन खुल जाएगा, इसका मेरा अथॉरिटी, डिसीजन लेने का अथॉरिटी मेरे पास नहीं है. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपने मैनेजर को अथॉरिटी ज्यादा दे दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया तो वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, और अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिया और अथॉरिटी कम दिया तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अपने काम से. इसके लिए हेनरी फ्योल के सेकंड प्रिंसिपल में बोला है, हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप मैनेजर्स को अथॉरिटी दे रहे हैं तो आपको मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैलेंस में देना पड़ेगा. थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन यानी मराठी में इसको बोलते हैं शिस्त, और डिसिप्लिन जो हम आपको मुझे स्कूल से सिखाया जाता है। स्कूल से बच्चे को फर्स्ट दिन से डिसिप्लिन, पानी पीना है तो पूछ के पीना है, वॉशरूम जाना है तो पूछ के जाना है, दिस इज डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम, कायदे और कानून जो पालन करने पड़ते हैं। लेकिन हेनरी फ्योल डिसिप्लिन प्रिंसिपल से ये कहना चाहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं है, फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल सभी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो रूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए होगा वही रूल वॉचमैन के लिए भी होगा। अगर टाइम पे आना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए रूल है तो वॉचमैन के लिए भी टाइम पे आना रूल है। दिस मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन and that should be followed from top level to lower level। जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होता है, सब लोग रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इसका एक प्रमाण है, इसका एक सबूत है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी लीडरशिप है। आज इतनी 130 करोड़ की जनता को लॉकडाउन में घर के अंदर बंद करके रखना, कोरोना वायरस को इतना नहीं फैलने देना, ये एक अच्छे लीडरशिप की निशानी है। ये एक अच्छा लीडरशिप रहेगा तभी लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल बोलता है देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी फॉलोड फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। दिस इट इज अ गुड लीडरशिप दैट मेक्स एम्प्लॉइज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल जो कि मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल करते वक्त हमेशा आपको एक लाइन याद होना चाहिए, आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए, दैट इज वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। यानी हर एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए और वो ही सुपीरियर उसको ऑर्डर देना चाहिए। वन सुपीरियर शुड गिव ऑर्डर टू वन सबऑर्डिनेट एंड वन सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर। यानी कि अगर मैं सबऑर्डिनेट हूं और मुझे एक से ज्यादा जनों से ऑर्डर मिल रहा है, मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है, मेरे को फाइनेंस मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है, मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं एक का भी काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल के जरिए हमको बताया है कि देयर शुड बी वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। वन सुपीरियर शुड रिपोर्ट टू वन सबऑर्डिनेट एंड वन सबऑर्डिनेट शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं रहता है। और एक इंग्लिश कहावत है बहुत ही अच्छी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। यानी अगर बहुत सारे लोग एक ही सूप को कुक करेंगे तो वो पूरा सूप स्पॉइल हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड ये डायरेक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल से लेके कॉलेजेस, हर जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, एनजीओस, हर जगह ये फॉलो किया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड। हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सुनते ही एक लाइन आपके दिमाग में पॉपअप होना चाहिए, दैट इज वन हेड वन प्लान। हर टीम का एक हेड होगा और हर टीम अपने हेड के दिखाए गए डायरेक्शन पे ही चलेगी। जैसे हर टीम का एक कैप्टन होता है, शिप का एक कैप्टन होता है और शिप वो ही डायरेक्शन में जाती है जहां कैप्टन लेके जाता है। टीम, क्रिकेट टीम भी उसी डायरेक्शन में जाती है जहां पर टीम का कैप्टन लेके जाता है। तो कैप्टन को अपनी टीम को सारा डायरेक्शन समझाना है, एक्सप्लेन करना है और उस टीम को डायरेक्शन दिखाए गए, मैनेजर ने जो डायरेक्शन दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में चलना है। ये प्रिंसिपल हम लोग स्कूल में भी फॉलो करते हैं। हम लोग असेंबली में लाइन लगाते वक्त 6 स्टैंडर्ड के बच्चे 6 स्टैंडर्ड के लाइन में, 7 स्टैंडर्ड के बच्चे 7 स्टैंडर्ड के लाइन में, दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं। ये है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल। हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है मकसद। हर इंसान जो काम पे जाता है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, वो 1 तारीख को सोचता है कि मेरे को सैलरी मिलेगा, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन हेनरी फ्योल बोलता है कि वहां पर 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट।
ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। दो इंटरेस्ट में हेनरी फ्योल ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्राइमरी, यानी आप हमेशा आपको पहला जगह ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना है, आपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी जगह देना है। द पर्सनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी सेकेंडरी। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहला मकसद रखते हैं और सेकेंडरी इंटरेस्ट अपना पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं। और ऐसे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन अपना परमानेंट एम्प्लॉयज भी रखते हैं। हमेशा याद रखो, कल को आप लोग भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि मेरे को तो मेरे पैसों से मतलब है, मेरे को 1 तारीख को मेरी सैलरी से मतलब है, इज नॉट गुड। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड कम प्राइमरी एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट शुड कम सेकंड। हमारा 7th प्रिंसिपल है, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को जो हम सैलरी दे रहे हैं अगेंस्ट जो वो लोग काम करते हैं उसके बदले में जो हम लोग उनको पगार दे रहे हैं, दैट शुड बी फेयर अकॉर्डिंग टू द वर्क। जितना काम आप उनसे करवा रहे हो उस अकॉर्डिंगली आपको उनको सैलरी देना है। दैट इज द रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय शुड बी फेयर एंड दैट टू ऑन टाइम। ऑन टाइम भी बोला है हेनरी फ्योल ने, ये बोला है कि सही पगार देना है, अच्छा पगार देना है और टाइम पे भी देना है। किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगेगा कि 1 तारीख को होता है पगार और 15 तारीख हो गई और अभी तक सैलरी नहीं आया, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, वो लोग शिफ्ट करना चालू करेंगे, वो किसी दूसरे कंपनीज में जाना चालू करेंगे। आज आप लोग टाटा में, विप्रो में, इन्फोसिस में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो? हर एम्प्लॉय चाहता है कि इसमें ज्वाइन हो क्योंकि यहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाता है, अच्छा सैलरी है, अच्छा पैकेज है। हेनरी फ्योल ने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है इस प्रिंसिपल में कि नॉट ओनली फाइनेंशियल बेनिफिट्स बट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देना है। आपको सिर्फ टाइम पे सैलरी दे दिया, अच्छा सैलरी दे दिया, इसके साथ साथ गुड वर्किंग कंडीशन यानी एक अच्छा माहौल दो एम्प्लॉय को, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी देंगे तो एम्प्लॉयज एप्लीकेशन और डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ काम करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन, जो बोलता है एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन दो, टाइम पे दो और सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट मत दो, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉयज को, पूरी टीम को फॉरेन आउटडोर ट्रिप्स देते हैं, ट्रैवलिंग सर्विस देते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं। दीज आर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को अच्छे लगते हैं और एम्प्लॉयज इस वजह से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाते। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हैं। हम अपने पर्सनल लाइफ के कुछ मैटर्स सेंट्रलाइज्ड रखते हैं। मैं जब भी सिखाता हूं तो मैं ये एक्शन करता हूं ताकि बच्चों को समझ में आता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब हम कुछ प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, कुछ मैटर्स अपने लाइफ के क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। वो हमारा पर्सनल मैटर होता है, वो हम गिने चुने 2-4 हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिन पे हमको विश्वास है, सिर्फ उन्हीं लोगों को बताते हैं। और कुछ मैटर्स हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। डिसेंट्रलाइज कर देते हैं इसका मतलब है कि हम सबको बताते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम पड़े। ये हेनरी फ्योल का सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन सम मैटर्स शुड बी सेंट्रलाइज्ड यानी छुपा के रखने हैं, सम मैटर्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड यानी सबको पता होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना है। हेनरी फ्योल ने बोला है कि पूरा सेंट्रलाइजेशन रखना है यानी किसी को कुछ नहीं बताना है, या फिर पूरा डिसेंट्रलाइजेशन रखना है यानी कि सबको सब कुछ बताना है। देयर शुड बी, this is the most important line in this principle, is there should be balance between centralization and decentralization। हमेशा उसमें बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन हेनरी फ्योल ने लिखी है, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन एंड एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सारे मैटर्स आपने छुपा के रखे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने सारे मैटर्स सबको बता के रखे हैं।
दिस प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन यही बोलता है हेनरी फ्योल का कि सम मैटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड सम मैटर्स शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड. देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा स्केलर चेन. स्केलर चेन प्रिंसिपल वो है लाइन ऑफ कमांड यानी ऑर्डर. आपने सुना होगा कि हमेशा ऊपर से ऑर्डर आता है. आपने कभी ये सुना है क्या कि नीचे से ऑर्डर आया है? नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर आता है. स्केलर चेन प्रिंसिपल बोलता है कि टॉप लेवल किसको ऑर्डर देगा? मिडल लेवल को. और मिडल लेवल किसको ऑर्डर देगा? लोअर लेवल को. लोअर लेवल ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट्स को. टॉप लेवल कभी भी सीधा सबऑर्डिनेट्स के से ऑर्डर नहीं देगा और सबऑर्डिनेट्स कभी भी सीधा टॉप लेवल से बात नहीं करेंगे. तो ये है स्केलर चेन. हर ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल ने एम्फोसिस किया है कि देयर शुड बी स्केलर चेन, देयर शुड बी लाइन ऑफ कमांड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. आपको हमेशा स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए. टॉप लेवल लोअर लेवल से सीधा बात नहीं कर सकता है. टॉप लेवल मिडल लेवल को ऑर्डर देगा. यानी अगर हम लोग एक हायरार्ची बनाएंगे दैट इज ट्राइंगल, जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी दी गई है. ए बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा, डी ई से, ई डी को रिपोर्ट करेगा, डी सी को रिपोर्ट करेगा, सी बी को रिपोर्ट करेगा और बी ए को रिपोर्ट करेगा. दिस इज स्केलर चेन. लेकिन इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने बोला है कि कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है. इमरजेंसी सिचुएशन बोलता है कि स्केलर चेन ब्रेक कर दो, लेकिन इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं. मैं मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए स्केलर चेन ब्रेक नहीं करूंगा कभी भी. मैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए स्केलर चेन ब्रेक करूंगा. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के लिए आप स्केलर चेन ब्रेक कर सकते हैं. द 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ये प्रिंसिपल एक स्पष्ट लाइन बोलता है दैट देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस. हर चीज की एक जगह और हर चीज अपनी अपनी जगह. ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक जगह होनी चाहिए. फाइल्स कहाँ रखनी है, कंप्यूटर कहाँ होगा, सीपीयू कहाँ होगा, हर चीज की एक जगह होनी चाहिए. और हर चीज आप यूज करने के बाद फिर से आपको उसी जगह रखनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वो चीज यूज करें तो आपको वो उसी जगह पे मिले. ये प्रिंसिपल आपकी मॉम किचन में बहुत अच्छी तरीके से यूज करती हैं. आपकी मम्मी गैस ऑन करके लाइटर से लाइट करके लाइटर फिर से अपनी जगह पे रख देती हैं. चाय पत्ती यूज करके वापस चाय पत्ती उसी जगह रख देती हैं. तो ये प्रिंसिपल ऑर्डर अगर आपकी मॉम किचन में फॉलो नहीं करेगी तो हर चीज में कंफ्यूजन होगा. आपकी मम्मी को बिना देखे पता होता है किचन में कि कौन से डब्बे में क्या है, क्योंकि आपकी मम्मी ने ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो किया रहता है. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज, मैन एंड मटेरियल, हेनरी फ्योल ने बोला है हर चीज की एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर इंसान की भी एक जगह होनी चाहिए और हर इंसान अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए. वॉचमैन की भी एक जगह होनी चाहिए, मैनेजर की भी एक जगह होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी एक जगह होनी चाहिए. यानी अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम है तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ है. इससे ऑर्डर मेंटेन रहता है ऑर्गेनाइजेशन में और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है. देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस. ये है हमारा 10th प्रिंसिपल. यानी कि अब हम लोगों ने 10 प्रिंसिपल्स कर लिए आउट ऑफ 40. द 11th प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है समानता. दैट इज हमको स्कूल से ही सिखाया जाता है समानता. दैट इज हमको किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव. ये प्रिंसिपल के द्वारा हेनरी फ्योल बोलते हैं कि देयर शुड बी इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी आपको सभी सबऑर्डिनेट्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन रखना है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है. ये एम्प्लॉई अच्छा है या मेरे को इसके साथ जमता है या मेरे जात वाला है तो मैं इसको प्रमोशन दूं, और इसके साथ मेरे को जमता नहीं है और ये मेरे से झगड़ा करता है तो मैं इसको ट्रांसफर करूं. ऐसा भेदभाव कभी भी आपको नहीं करना है. जो फैसिलिटी आप एक एम्प्लॉय को दोगे वही फैसिलिटी आपको सारे एम्प्लॉयज को देनी है. ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हेनरी फ्योल ने इस प्रिंसिपल के द्वारा यही बताया है कि देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को
ज़्यादा टाइम तक आपको टेम्पररी नहीं रखना है, उनको जल्द से जल्द परमानेंट कर देना है। पहले की कंपनियां जो मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती थी, वो लोग 3 साल में 4 साल में एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करते थे। लेकिन आज बड़ी से बड़ी कंपनियां 2 या 3 महीने में ट्रेनिंग देने के बाद अगर उनको एम्प्लॉयज़ का काम जमता है तो वो लोग परमानेंट कर देते हैं। परमानेंट करने से एम्प्लॉय अपना समझ के काम करता है, यानी सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस इसका इंग्लिश वर्ड है। अपना समझ के काम करने को बोलते हैं सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस। एप्लीकेशन से काम करता है, डेडिकेशन से काम करता है। एप्लीकेशन और डेडिकेशन से काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। रेंट के घर में रहने से और खुद के घर में रहने में जो फर्क है वो ही है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। जब आप रेंट के घर में रहते हो तो आप सोचते हो तो रेंट का घर है, मेरे को एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है। वैसे ही टेम्पररी एम्प्लॉय भी सोचता है यहाँ पे तो मैं टेम्पररी हूँ, यहाँ पे एक ना एक दिन मेरे को छोड़ के जाना है। लेकिन जब आप उस एम्प्लॉय को परमानेंट कर देते हो तो वो कंपनी को अपना समझ के काम करता है कि ये मेरी कंपनी है, मोटिवेशन से काम करता है, डेडिकेशन से काम करता है और आउटपुट ज्यादा देता है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि टेम्पररी एम्प्लॉयज को देखते हुए परमानेंट एम्प्लॉयज का आउटपुट ज्यादा है। द सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी चीज की पहल करना, आगे आना, खुद से आगे आना, वॉलेंटरीली आगे आना, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। बहुत बार सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को बोलते हैं, डिस्कस करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के टाइम, तो सबॉर्डिनेट्स को आगे आना चाहिए, उनको अपने सजेशंस देना चाहिए, अपने व्यूज बताने चाहिए। और अगर सुपीरियर को सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस अच्छे लगते हैं तो उनको उसको अपनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूं, मैं इसको क्यों पूछूं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल के हिसाब से सबॉर्डिनेट्स कभी भी आपको सजेशंस नहीं देंगे। और अगर आप सबॉर्डिनेट्स का सजेशंस मानेंगे तो सबॉर्डिनेट्स का मोरल बूस्ट होता है और अगले बार भी वो अच्छे काम के लिए खुद से आगे आएगा। इनिशिएटिव प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सुपीरियर को अपना वैनिटी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी उसके मन में जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है और सबॉर्डिनेट्स की बात सुननी पड़ती है ताकि सबॉर्डिनेट्स को बुरा ना लगे। द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स इसका दूसरा नाम है टीम वर्क। ये प्रिंसिपल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जापानीज लोगों ने अपनाया है। बचपन से ही उनको टीम वर्क सिखाया गया है। जापान में अगर कोई आदमी का टायर पंचर हो गया रहेगा और वो अकेले अपना टायर बना रहा है और दूसरा कोई जापानीज उसके बाजू से जाता है तो वो उसको हेल्प करेगा। जबकि इंडिया में अगर किसी का टायर पंचर हो जाएगा और हम उसके बाजू में से जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा हो गया इसका टायर पंचर हो गया। ये फर्क है टीम वर्क में। टीम वर्क आपने ज्यादा करके क्रिकेट में सुना होगा, क्योंकि ये टीम एफर्ट से ही आप मैच जीत सकते हो। अकेला विराट कोहली मैच नहीं जिताता है, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सब लोग मिलकर जब एक टीम बनकर खेलते हैं तो आप मैच जीतते हो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, हेनरी फ्योल बोलता है कि आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम करना है, मिलजुल कर काम करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा काम हो गया, मैं बाकी का नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैंने तो मेरा काम कंप्लीट कर दिया। आपको हमेशा एक टीम की तरह सोचना है। और एक बहुत ही बेहतरीन लाइन हेनरी फ्योल ने लिखी है कि बोला है कि अगर कोई सबॉर्डिनेट गलती करता है तो आप उसको पूरे टीम के सामने डिस्करेज मत करो, आप उसको पूरे टीम के सामने इंसल्ट मत करो, बल्कि आप उसको एनकरेज करो कि अगले बार से ऐसी गलती ना करे। ये है हमारा प्रिंसिपल टीम वर्क, और हम लोगों को इंडियंस को ये टीम वर्क प्रिंसिपल एक्चुअली में समझने की जरूरत है, नीड ऑफ एन आवर। अब मैं आपको पूरे 14 प्रिंसिपल्स एक बार लाइन से बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके डाउट्स में जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।